कल के लेसन में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे, जिसको लैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन involve the fusion of male and female gametes to form a zygote which develops into an embryo। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन के उपरांत जाइगोट बनता है और जाइगोट जो है वो धीरे धीरे भ्रूण के अंदर विकसित हो जाता है। क्योंकि नर और मादा युग्मकों के संयोग से लैंगिक जनन में जाइगोट बनता है और जाइगोट भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन को समझने के लिए हमें फ्लोवर, स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस आदि का अध्ययन करना जरूरी है। तो पुष्प में नर और मादा युग्मकों की उत्पत्ति जो होती है वो प्लांट की एक विशिष्ट संरचना, जिसको हम पुष्प कहते हैं, उसके अंदर होती है। नर युग्मक पुष्प के पुंकेसर में उत्पन्न होते हैं और मादा युग्मक स्त्री केसर में उत्पन्न होते हैं। अधिकांश फसलों में प्रत्येक पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। जिन पुष्पों में केवल स्त्री केसर होता है उन पुष्पों को स्त्री केसरी कहते हैं, और जिन पुष्पों में केवल पुंकेसर होता है उनको हम पुंकेसरी पुष्प या स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। जब स्त्री केसर और यानी कि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर जब एक ही पौधे के ऊपर पाए जाते हैं तो ऐसे पौधों को मोनोइशियस प्लांट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अरंडी है, मक्का है, आम है, अंगूर है, ककड़ी, खीरा, लौकी, नारियल आदि जो है वो सारे मोनोइशियस प्लांट हैं, क्योंकि इन पौधों के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग तो होते हैं लेकिन एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर पुष्प अलग पौधे पर पाए जाते हैं और पुंकेसरी यानी कि पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर अलग अलग पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को डायसियस प्लांट्स कहा जाता है, जैसे पपीता, खजूर, पिस्ता एक्सेट्रा, क्योंकि इन पौधों के ऊपर मेल फ्लावर अलग पौधे पर होता है और फीमेल फ्लावर अलग पौधे के ऊपर स्थित होता है। अब इन पुष्पों के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स किस प्रकार से बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पोरोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस। तो स्पोरोजेनेसिस में क्योंकि स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और इनकी उत्पत्ति जो होती है वो एंडोसियम और गाइनोसियम के अंदर होती है। एंडोसियम और गाइनोसियम के अंदर इनकी उत्पत्ति मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होती है। स्पोर्स के बनने की जो क्रिया होती है या बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बीजाणुओं में माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा गैमेट्स का उत्पादन होता है। बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर।
इनके उत्पादन की प्रक्रिया को क्रमशः मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। सबसे पहले है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल में मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर बनने की जो क्रिया होती है वो मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ओव्यूल ओवरी के अंदर उपस्थित होते हैं। एक अंडाशय में ओव्यूल की जो संख्या होती है वो 1 से लेकर के अनेक तक हो सकती है। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनके ओवरी में, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके ओवरी में केवल एक ही बीजांड होता है, जैसे गेहूं है, जौ है, धान है। और कुछ फूल पुष्प ऐसे होते हैं जिनके ओवरी में हजारों तक ओव्यूल पाए जाते हैं, जैसे तंबाकू, टमाटर, बैंगन, खीरा हो सकता है। ये पादप स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। प्रत्येक बीजांड में एक कोशिका मेगास्पोर मदर सेल के रूप में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इस कोशिका में मियोसिस सेल डिवीजन से 4 हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि एक के ऊपर एक, जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक के ऊपर एक लाइनियर फैशन के अंदर अरेंज होती हैं। इनमें से 3 कोशिकाएं जो है वो डीजेनरेट हो जाती हैं, जिससे प्रत्येक बीजांड में केवल एक हैप्लॉइड कोशिका शेष रहती है, जिसको हम मेगास्पोर कहते हैं। अब मेगास्पोर बनने के बाद में गैमेट बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि बीजाणुओं में मेगास्पोर एक बीजाणु है, माइक्रोस्पोर भी एक बीजाणु होता है। इसी प्रकार से मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस के द्वारा मादा युग्मकों का उत्पादन होता है और उसी को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक मेगा गैमेटोजेनेसिस होती है, एक माइक्रो गैमेटोजेनेसिस होती है। यहाँ हम पहले मेगा गैमेटोजेनेसिस का अध्ययन करेंगे। गुरु बीजाणु का केंद्रक सामान्यतया 3 बार माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित होता है। इससे प्रत्येक गुरु बीजाणु में 8 केंद्रक उत्पन्न होते हैं। यानी कि एक बार 3 बार जब माइटोसिस पहली बार हुआ तो 2 केंद्रक बनते हैं, दूसरी बार हुआ उससे 4 बनते हैं, और तीसरा माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जैसा डायग्राम में हम देख रहे हैं, वह 8 केंद्रक बन जाते हैं। 8 में से 3 केंद्रक एक ध्रुव की ओर जाते हैं। इनमें से बीच वाला जो केंद्रक होता है वो बड़े आकार का होता है, जो एग सेल उत्पन्न करता है, और जबकि अगल बगल के दोनों केंद्रक जो होते हैं सहायक कोशिकाएं, जिनको हम सिनर्जिड्स सेल्स कहते हैं, वो बनाते हैं। 3 अन्य केंद्रक जो है वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। जिस पोल की तरफ पहले वाले 3 गए उसके अपोजिट पोल की तरफ वो जाते हैं, और इनसे एंटीपोडल सेल्स का निर्माण होता है। और बाकी के शेष बचे जो 2 मेगास्पोर होते हैं के केंद्रकों को, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और इनके आपस में फ्यूज होने से सेकेंडरी न्यूक्लियस की उत्पत्ति होती है। गुरु बीजाणु से इस प्रकार उत्पन्न संपूर्ण संरचना जो होती है वो एम्ब्रियो सैक या गैमेटोफाइट कहलाती है। इस प्रकार प्रत्येक भ्रूण कोश में एक एग सेल, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड्स और 3 एंटीपोडल सेल्स उपस्थित होती हैं। इनमें से सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और शेष अन्य कोशिकाएं जो होती हैं वो हैप्लॉयड होती हैं। निषेचन के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म की उत्पत्ति होती है, जबकि एग सेल से भ्रूण का
विकास होता है।